नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के लिए सरकार ने दी मंजूरी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त बांटा जाएगा अतिरिक्त खाद्यान्न। जारी है गेहूं की सरकारी खरीद, पहले ही टूट चुके हैं खरीदारी के सभी पुराने रिकॉर्ड। 2,70,000 टन माल ढो चुकी है किसान रेल। 60 रेल मार्गों पर 850 ट्रेनों का हो चुका है संचालन। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा ऐप के बारे में जानकारी दी। आइए जानते हैं। साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने हाल में देश को संबोधित करते हुए इसे दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित करने का प्रावधान है। कोरोना संकट से उभरी परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की थी। तब इसे अप्रैल से नवंबर तक 8 महीने के लिए लागू किया गया था। इस साल 26,602 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ इसे मई और जून के लिए लागू किया गया था। लेकिन कोरोना संकट की वजह से जिस तरह देश में लॉकडाउन लगा, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने योजना को और 5 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए अब सरकार ने इसे नवंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत देश की 80 करोड़ आबादी को 204 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका खर्च 67,266 करोड़ रुपए आंका गया है। खाद्यान्नों का ये अतिरिक्त निःशुल्क वितरण नियमित आवंटन से अलग होगा। इस अतिरिक्त आवंटन की पूरी लागत भारत सरकार वहन करेगी। PMGKAY 2021 के तहत मई और जून के लिए 79 लाख टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया। इसमें से अब तक 76 लाख टन से अधिक खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जा चुका है। राज्यों ने इसमें से मई के दौरान 35 लाख टन और जून के दौरान 23 लाख टन से अधिक खाद्यान्न का वितरण कर भी दिया है।
पिछले साल ये योजना अप्रैल से नवंबर के बीच लागू की गई थी और इसके तहत लगभग 321 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। करीब 305 लाख टन खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उठाया, जिसमें से 298 लाख टन खाद्यान्न पूरे देश में लाभार्थियों को वितरित किया गया था। चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं की और चालू खरीफ सत्र 2020-21 में धान की खरीदारी वाले राज्यों में खरीफ सुचारू तरीके से जारी है। आइए जानते हैं विस्तार से। चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं खरीदारी वाले राज्यों में खरीद सुचारू तरीके से जारी है और अब तक 432,19,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 385,60,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। राजस्थान में गेहूं की खरीद 22,85,000 मीट्रिक टन पर अपनी सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। चालू रबी विपणन सत्र में खरीद कार्यक्रमों से 85,356 करोड़ 90 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ करीब 48,96,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। चालू खरीफ सत्र 2021-22 में धान की खरीद सभी खरीदारी वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। इसके तहत 848,08,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 750,11,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। चालू खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्यक्रमों से 1,60,116 करोड़ 84 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ करीब 125,19,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। धान की खरीद भी खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के 773,45,000 मीट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। सरकार ने खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 22 जून 2021 तक 8,95,855.36 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद की। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा एवं राजस्थान के 5,37,054 किसान लाभान्वित हुए। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। बेहतर आमदनी के किसानों की बाजार तक पहुंच बहुत जरूरी है। इसी पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान रेल की शुरुआत की थी। अब तक इसका संचालन 60 रेल मार्गों तक हो चुका है और ये 2,70,000 टन माल भारतीय बाजारों तक पहुंचा चुकी है। कृषि और संबंधित उत्पादों का उत्पादन सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं किसी फसल का ज्यादा उत्पादन होता है तो कहीं कम। ज्यादा उत्पादन वाली जगह पर फसल विशेष के दाम कम होते हैं और कम उपज वाली जगहों पर ज्यादा। किसान रेल की शुरुआत जल्द खराब होने वाले उत्पादों को ज्यादा उत्पादन वाली जगहों से कम उत्पादन वाली जगहों पर ले जाने के लिए शुरू हुई थी। इस योजना में रेलवे के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों के कृषि, बागवानी और मछली पालन जैसे विभागों के अलावा स्थानीय निकाय, एजेंसियां और मंडियां शामिल हैं। किसान रेल खास तौर से फल, सब्जियों, मांस, पोल्ट्री, मछली और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाती है। इन रेलों से माल बहुत जल्द गंतव्य तक पहुंच जाता है और उत्पादों के खराब होने का खतरा भी कम रहता है। इसके अलावा दूर, बड़े और अधिक आकर्षक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए किसानों को विशाल रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। किसान रेल योजना फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए माल ढुलाई में 50% की सब्सिडी दी जाती है। कम उपज वाले छोटे किसानों को भी बिचौलियों के बिना माल ढुलाई में मदद करती है। कोई किसान जितना चाहे उतना माल ले जा सकता है। परिवहन समय और लागत में कमी के कारण अंतिम उपभोक्ता को सस्ते दामों पर ताज़ा उत्पाद मिलता है। किसान रेल योजना की शुरुआत पिछले साल अगस्त माह में हुई थी। तब महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच पहली रेल चलाई गई। 28 दिसंबर 2020 को किसान रेल ने 100वीं यात्रा पूरी की। वहीं 18 जून 2021 तक 60 रूटों पर 850 फेरे लगा चुकी है, जिनमें 2,70,000 टन से ज्यादा खेपों की ढुलाई हुई है। ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल योजना के तहत किसान रेल ट्रेनों की सेवाओं के माध्यम से फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% की सब्सिडी दी जाती है। 15 जून 2021 तक करीब 52 करोड़ 38 लाख रुपए की रकम सब्सिडी पर खर्च की जा चुकी है। भारत में कैच द रेन अभियान चल रहा है। ये अभियान कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने संसद के सभी सदस्यों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। आइए देखते हैं। कैच द रेन अभियान की कई उपलब्धियां। तेजी से हो रहा है जल संचयन ढांचों का निर्माण। अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और बरसात का पानी बहकर बेकार चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान के बिगुल फूका। अभियान का उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करना, नए जलाशयों का निर्माण और चेक डैम की व्यवस्था करना है। रतन लाल कटारिया की ओर से भेजे गए पत्र में सभी सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने को कहा गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2019 में भी चलाया गया था। तब ये पानी की किल्लत वाले सिर्फ 1592 ब्लॉकों तक सीमित था, जबकि ऐसे ब्लॉकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस साल दायरा बढ़ाकर अभियान को पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अभियान उपलब्धि हासिल कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1,64,000 जल संरक्षण और जल संचयन ढांचे बनाए हैं। 1,82,000 नए ढांचों पर काम चल रहा है। इसके अलावा अभी तक 37,428 पारंपरिक ढांचों और वर्तमान जलाशयों का पुनर्निर्माण किया गया है। जल्द ही 42,000 अतिरिक्त ढांचों को नया रूप दिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कुल 14,000 करोड़ रुपए का काम या तो चल रहा है या पूरा हो चुका है। ये अभियान केवल ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फसल विविधीकरण, वन रोपण और जल उपयोग कुशलता पर सूचना के प्रसार को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग ने कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से 1,488 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उचित फल और WUE पर लगभग 53,000 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीज के लगभग 22,000 पैकेट और 2,35,000 पौधे वितरित करके किसानों से उचित फसल की ओर मुड़ने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सभी 2.5 लाख ग्राम सरपंचों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता में सक्रिय रूप से योगदान देने को कहा है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा समाज आमतौर पर पुरुष प्रधान है। गांव में ये प्रवृत्ति और भी ज्यादा पाई जाती है। इसके बावजूद बहुत सी महिलाएं ऐसे काम गुजरती हैं कि पुरुषों को भी उनका लोहा मानना पड़ता है। राजकुमारी देवी का नाम भी ऐसी ही महिलाओं में शामिल है। पिछले 2 दशकों के दौरान उन्होंने खेतीबाड़ी में जो काम किया है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है और आज वो किसान चाची के नाम से जानी जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना और अपने दम पर कुछ कर दिखाना कभी भी आसान नहीं रहा है। 20 साल पहले ये सोच और भी प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बूते कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बार जब कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले गुणगान। बात आज से 2 दशक पहले की है। राजकुमारी के ससुर ने बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी को घर की दहलीज लांघकर खेती बाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया और इस तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेती के नए गुण सीखती और फिर उन्हें खेतों में आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद थे।
तानों और फप्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेत में जाना शुरू किया। वो जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। राजकुमारी देवी की मेहनत जल्द रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया था। अब वो अपनी पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से 2 गुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले रहे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है। अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वो जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं था। राजकुमारी देवी खुद खेती बाड़ी के नए गुर सीखने के लिए दिल्ली में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम और चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी। साइकिल चलाने की वजह से वो पहले साइकिल चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाई जाने लगी। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गई। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली ऐसी महिला किसान है जिन्हें किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो या कुछ करने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। किसान उत्पादक संगठन बनाकर कृषि के क्षेत्र में आगे एक साथ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेती किसानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका निपटारा भी साथ मिलकर ही कर लेते हैं और इसमें नेफेड भी उनका अच्छा खासा साथ दे रहा है। तो क्या भूमिका निभा रहा है नेफेड इसके अंदर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी ने जो एक 10,000 एफपीओ देश में बनाने की योजना घोषित की है, उसमें नेफेड को भी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है। तो भारत सरकार की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पिछले साल हमने 250 एफपीओ बनाने का टारगेट था। इस बार लगभग 350-400 एफपीओ हम बनाएंगे, नए एफपीओ बनाएंगे। तो इसमें जो हमारा फोकस है, हम स्पेशल एफपीओज बना रहे हैं, स्पेशल क्रॉप्स के एफपीओ बना रहे हैं, जैसे दलहन के, तिलहन के, मिलेट्स के, उसके बाद हनी के। तो मधुर क्रांति जो अभी स्कीम है प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें हम 5 बड़े बड़े क्लस्टर्स बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो ये 5 बड़े क्लस्टर्स हम बना रहे हैं। हर क्लस्टर में जो भी हनी बीज के जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, उनको एफपीओ के रूप में हम गठन करके कैसे उनका जो शहद है उसको कलेक्शन करें, उसके एग्रीगेशन सेंटर्स बनाएं, कलेक्शन सेंटर्स बनाएं। उसके साथ उस ज़िले में और उसके जो आसपास में हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं। जो हनी है, आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा
एक्सपोर्टर है हनी का, यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत मात्रा में। तो इसकी क्वालिटी जब तक मेंटेन नहीं होगी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन 5 क्लस्टर्स में हम प्रोसेसिंग प्लांट हनी का लगा रहे हैं और एक टेस्टिंग लैब लग रही है। तो ये एक पूरा कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर 5 जगह में हम बना रहे हैं। उसके साथ इस बार हम 50 और 60 के बीच में जो FPOs हैं और 7 जोड़ रहे हैं इस साल में। तो मुझे लगता है जो किसान हमारे जिनकी खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है और वो मधुमक्खी का पालन करते हैं तो उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही साथ अच्छी जो इनकम है हम उनको दे पाएंगे। तो नेफेड की तरफ से हम उनको जैसे ही कलेक्शन होगा हम पेमेंट करेंगे और क्लीन होने के बाद उसको हम ब्रांडिंग करेंगे। नेफेड का जो ब्रांड है उसमें हम जितना भी हनी प्रोड्यूसर है उसको हम सेल करेंगे। इससे जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो है ये हमारा मिशन है, उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन नहीं रहेगा, वैल्यू एडिशन होगा और फार्मर को जो रॉ हनी बेच देते थे, रॉ हनी नहीं, प्रोसेसिंग के जो ऊपर से जो प्रॉफिट होगा वो भी फार्मर्स के साथ शेयर होगा FPO के माध्यम से। तो इससे FPO की जो स्कीम है इसमें हम नेफेड जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव है देश की, तो हम एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि किसान को सीधा हम मार्केट तक जोड़ रहे हैं। और हमारा जो टैगलाइन है सारे प्रोडक्ट्स को जो हम ब्रांड कर रहे हैं उसमें हमारा टैगलाइन है किसान से किचन तक। तो जब तक हम किसान को FPO के माध्यम से इस तरह से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का पहले के प्रसारित कार्यक्रम भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का पहले का प्रसारण देख सकते हैं। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियां लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।